Yeah. Now remember that today we are going to conduct an oral test on sonnet एंड लिरिक। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 2 टॉपिक पर मैं आज बात कर सकूं। आपको ध्यान से सारी चीजें सुननी है। मैं क्वेश्चंस आपसे खुद लूंगा, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आदमी जवाब देगा, और नहीं वो क्वेश्चन पूछ पाएगा तो पास कर दिया जाएगा, दूसरे को मौका दिया जाएगा, या मैं खुद जवाब दूंगा। नहीं तो जब 2 आदमी साथ में बोलते हैं तो आवाज इको करने लगती है। एक पॉइंट इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा चीज है कि जिस भी आदमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है केवल पहले सुनेगा, जब उसको जवाब देने का मौका आएगा तभी वो अपना माइक ऑन करेगा, और आंसर देने के बाद अपना माइक तुरंत वो ऑफ कर लेगा, ताकि सारी चीजें ध्यान से सबको सुनाई पड़े और उस चीज से सबको जो है लाभ मिले, या सबको ही जो है बेनिफिटेड हो सके। So again, I would like to tell you कि we are going to cover what we are going to cover forms of poetry। और जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, एंड इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री यू नो इट वेरी वेल व्हाट टॉपिक कम्स, या व्हाट द पॉइंट्स डू यू फाइंड इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। लिरिक है, सोनेट है, ओड है, एलिजी है, ये 4 चीजें मुख्य तौर पर। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बात की जाए कि पोइट्री, तो पोइट्री का यहाँ डिफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा है। वर्dsworth ने कहा कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। और अगर आपको याद होगा कि इसके अलावा जो है पोइट्री के बारे में वर्dsworth कहते हैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। टी.एस. एलियट कहते हैं कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। ठीक है, अपनी जगह ये सब सबको रटा है, आपने भी रटा है, कोई ऐसा वो नहीं है। मैथ्यू अर्नॉल्ड कहते हैं कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब सवाल ये उठता है कि पोइट्री के बारे में जो भी बात की कही गई है, जो लोग भी कहते हैं, लेकिन इतना तो है ही है कि पोइट्री में वही चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। एक इंसान का अनुभव, एक इंसान का दुख, उसका दर्द, उसका स्माइल, उसका जॉय, उसका प्लेजर, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड इन पोइट्री। उसी पोयम को जब हम डिफरेंट आकार देते हैं तो वो पोयम जो है अलग अलग नामों से जानी जाती है। जब वो पोयम 14 लाइन्स में आती है और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। जब उसी पोयम को सिंगिंग मूड में कंपोज किया जाता है तब हम उसको लिरिक कहते हैं। जब वह सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के थोड़ा सा एलिवेटेड थॉट के साथ और सीरियस ट्रीटमेंट होता है तब वह ओड का रूप ले लेती है। जब वह किसी के डेथ पर गाई जाती है तब वह एलिजी का रूप ले लेती है। तो इतना जो बताने का मकसद था कि क्यों ऐसा होता है या पोइट्री क्या है। एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा और पूरे जिंदगी में, कि पोइट्री का जो अपोजिट है वह प्रोज नहीं है। द अपोजिट ऑफ पोइट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। ये थोड़ा सा आदमी जब सुनता है awkward लगता है, हम लोगों को भी जब ऐसा बताया गया था तो लग रहा था थोड़ा सा awkward। लेकिन रिमेंबर दैट इज द अपोजिट ऑफ पोइट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस। क्यों ऐसा कहा जाता है कि पोइट्री में फिक्शन होता है और साइंस में फैक्ट होता है? और पोइट्री प्रोज का अपोजिट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोज में भी फिक्शन होता है। जैसे अगर आप प्रोज में ड्रीम चिल्ड्रन को देखेंगे, कल मैं बात कर रहा था इवनिंग सेशन में चार्ल्स लैम को लेकर के। ड्रीम चिल्ड्रन जो एसे है उसमें राइटर जो है क्या करता है कि वो कहता है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, और वह रेवरी है, डे ड्रीम है वह ऐसे। सो अगर आप वहां पर देखेंगे, वहां पर भी आप ये पाते हैं कि वह जो है उसमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया गया। तो इमेजिनेशन के ग्राउंड पे ये नहीं कहा जा सकता कि पोइट्री इज द अपोजिट ऑफ प्रोज। इमेजिनेशन के ग्राउंड पे द अपोजिट ऑफ पोइट्री इज ओनली साइंस। अब दूसरा चीज ये है कि प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस है। प्रोज और पोइट्री में जो डिफरेंस है वह केवल और केवल किसका डिफरेंस है? मीटर का। METR। इन प्रोज देर इज नो यूज ऑफ मीटर। प्रोज में मीटर का यूज नहीं किया जाता।
पोइट्री में मीटर का यूज किया जाता है, एक चीज। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप ये बात करते हैं कि वो पोइट्री में मीटर का यूज किया जाता है, तो इसीलिए पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है। वर्स का डिफिनेशन यही है कि मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। जब आप शब्दों का सिलेक्शन करते हैं तो उसका सिलेक्शन का आधार मीटर होता है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। दिस इज व्हाट दिस इज मीटर। और ये चीज जो है किसमें होती है, प्रोज में नहीं होती, इसीलिए पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है, उसमें मीटर का यूज होता है। मीटर की स्टडी पोइट्री में की जाती है, प्रोज में नहीं की जाती। बाकी रिदम है, राइम पैटर्न है, ये आप प्रोज और पोइट्री दोनों जगह पा सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं, मीटर प्रोज में आप नहीं पाएंगे। ये बात कौन कहा हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है, बात के और जितने क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तो अपनी डिफिनेशन में बहुत खूबसूरत ढंग से ये बात बताई। तो शायद मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि बड़ी कॉमन पॉइंट्स है। पोइट्री के लाइनों का जो समूह, वर्सेस का जो समूह होता है, उसको स्टैंजा कहा जाता है, उसको पैसेज नहीं कहा जाता। प्रोज वाले को क्या कहा जाता है, पैसेज कहा जाता है। तो ये सब डिफरेंस है। पोइट्री में जो चीज लिखी जाती है उसको कहा जाता है कंपोज, क्योंकि उसमें आर्टिस्टिक मेथड का यूज किया जाता है। एंड वट एवर यू राइट इन प्रोज, इट इज सेड दैट हैज बीन रिटन, that has been authored, that has been written. But for poetry, you say it has been composed. The poem has been composed. Composition उसमें, composition is an art because you decorate something, you try to make things beautiful, something strange by using imagination, by using meter. तो ये बातें बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना। दूसरा और क्वेश्चन पूछा जा चुका, आई डोंट नो कि वो टीजीटी में पूछा गया था या पीजीटी में पूछा गया था, मुझे लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटरेचर को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो लिटरेचर है वह दो हिस्सों में बांटा जाता है। वह दो हिस्सा कौन सा है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, आई एम मिसिंग, लेकिन जो है ये पूछा जा चुका है कि हु डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू पार्ट। लिटरेचर को किसने दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। तो जिस क्रिटिक ने बांटा उसका नाम है थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी, QUINCEY, थॉमस डी क्विंसी। उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा। सबसे पहले वो क्रिटिक है, और थॉमस डी क्विंसी कब आते हैं, रोमांटिक एज के हैं। ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और किसके, चार्ल्स लैंग के, एस टी कॉलरिज के। क्रिटिक और एसेइस्ट रहे। उनका एसे का उनका जो एसे था परहैप्स व्हाट इज लिटरेचर, ऐसी करके उन्होंने लिखा था, उसको बांटा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीए में पहले वो एसे चलता था, वहां पे वो चलता। तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो पोइट्री है उसमें मीटर होता है, प्रोज में मीटर नहीं होता है। पोइट्री इज द अपोजिट ऑफ साइंस, नॉट प्रोज। वर्ड्सवर्थ का ये कहना है कि प्रोज और पोइट्री में कोई अंतर नहीं है एक्सेप्ट द यूज ऑफ मीटर, एक्सेप्ट द यूज ऑफ मीटर। एक पॉइंट। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया, एक क्रिटिक है जिनका नाम थॉमस डी क्विंसी, उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज में फैक्ट होता है और लिटरेचर ऑफ पावर में फिक्शन होता है। वहां पर भी फैक्ट और फिक्शन के आधार पे बांटा गया। उनका ये कहना था कि चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दुनिया की हर चीज लिटरेचर है। चाहे वह ओरल फॉर्म में हो, चाहे वह रिटन फॉर्म में हो, चाहे वह प्रिंटेड फॉर्म में, हर चीज लिटरेचर। लेकिन उस लिटरेचर को फैक्ट के आधार पर लिटरेचर ऑफ नॉलेज में बांटा जाएगा और फिक्शन के आधार पर लिटरेचर ऑफ पावर में बांटा जाएगा। इसका मतलब कि जो हम लोग, जिसे फाइन आर्ट्स कहा जाता है, जिसके हम लोग स्टूडेंट हैं, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं,
ये सब क्या है, लिटरेचर ऑफ पास्ट। क्योंकि यहाँ पर फिक्शन का यूज है, यहाँ पे इमेजिनेशन, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, फिक्शन आप वो नॉवेल वाला नहीं, वहां पर भी उस सेंस उसका इमेजिनेशन से है। अगर आप देखिएगा कोई भी धारावाहिक आजकल आ रहा है या कोई भी अगर मूवी बनती तो उसमें लिखा जाता है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं वे काल्पनिक कैरेक्टर हैं, तो फिक्शन नाउन है, वहां पे उन्होंने यूज किया है फिक्टिटियस कैरेक्टर के सारे जो चरित्र हैं जो वो हैं वे सब के सब क्या है, काल्पनिक कैरेक्टर। तो फिक्शन का मतलब ही क्या है, कल्पना से, इमेजिनेशन। इतना पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वह क्या है, हमारा सोनेट है। सोनेट को आप अगर ध्यान से देखिएगा कि सोनेट के बारे में एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि सोनेट इज अ पोयम ऑफ 40 लाइन। ये कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल डिफिनेशन है कि 14 लाइन की पोयम को क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोनेट केवल 14 लाइन की होती, सोनेट का एक और टाइप आया है जो मॉडर्न एज में आता है, जिसको जीएम हॉपकिंस ने यूज किया है। जीएम हॉपकिंस मॉडर्न एज के फर्स्ट पोएट है, उनका पूरा नाम है जीरार्ड मैनली हॉपकिंस। उनका पूरा नाम क्या है, जीरार्ड मैनली हॉपकिंस। और जो जीरार्ड मैनली हॉपकिंस ने जिस सोनेट को मार्केट में लाया उसका नाम है कर्टल सोनेट, CURTAIL, कर्टल सोनेट। और वह जो कर्टल सोनेट है उसका जो है डिफिनीशन है वह क्या है, 10.5 लाइन की पोयम को कर्टल सोनेट कहा जाता है। 10.5 लाइन। आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिल रहा है कि सोनेट मीन्स व्हाट, सोनेट मीन्स अ पोयम ऑफ 14 लाइन, जो ट्रेडिशनल डिफिनीशन है, जिस पैटर्न को शेक्सपियर ने फॉलो किया, पेट्रार्च ने फॉलो किया और जॉन डन ने फॉलो किया, जॉन मिल्टन ने फॉलो किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने फॉलो किया, और आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने फॉलो किया। वो सब लोग उसको फॉलो करते चले आएंगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न एज में सोनेट का एक नया तरीका आता है और उसका नाम क्या है, कर्टल सोनेट। हु ब्रॉट दैट सोनेट, जीएम हॉपकिंस, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। जो जिरार्ड मैनली हॉपकिंस है वो मॉडर्न एज के पोएट हैं, पहले मॉडर्न एज के पोएट हैं, फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज। उन्होंने जो सोनेट लाया वो 10.5 लाइन का था और उसको क्या कहा गया, कर्टल सोनेट कहा गया। इतना चीज ध्यान में रखना। उसका अगर एग्जाम्पल आता है तो पाइड ब्यूटी, PIED, पाइड ब्यूटी, BEAUTY, पाइड ब्यूटी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है, नाउ यू फाइंड व्हाट, फाइंड अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट आता है। और वह दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है। उस सेकेंड पॉइंट पे जो आपको चलना है या ध्यान में रखना है कि सोनेट की ओरिजिन कहाँ से हुई है। इटली में 14th सेंचुरी पोएट पेट्रार्च ने, सोनेट वहां से आता है। जब सोनेट वहां पे आया तो पेट्रार्च ने सोनेट में किन सब्जेक्ट मैटर का यूज किया है, लव का यूज किया है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी फिजिकल ब्यूटी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी सोनेट जो भी लिखा अपनी बिलव्ड को एड्रेस किया, जिसका नाम क्या था, लाउरा, LAURA, लाउरा। ये सब क्वेश्चन बनना है कि फादर ऑफ सोनेट किसको कहा जाएगा, पेट्रार्च को कहा जाएगा। जब फादर ऑफ सोनेट पेट्रार्च को कहा जाएगा, पेट्रार्च किस सेंचुरी के पोएट है, 14th सेंचुरी के। किस वतन से बिलोंग करते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। उनके सोनेट का थीम क्या है, लव और ब्यूटी है। उन्होंने जो सोनेट लिखा किसको एड्रेस किया, अपनी बिलव लाउरा को एड्रेस किया। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब दूसरा चीज कि उनके स्ट्रक्चर को समझना है। उनका जो सोनेट रहा है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो, उन्होंने अपने सोनेट को ऑक्टेव में बांटा और सेस्टेट में बांटा। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा।
उनके सोनेट का राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए, ये आपका ऑक्टेव हो गया। सी डी ई या समटाइम्स सी डी सी, ये आपका क्या हो गया? सेस्टेट हो गया। उसके बाद सोनेट सीधे आपको कहाँ आना है? इंग्लैंड के बारे में बात करनी। सोनेट इंग्लैंड में कब आता है? 16वीं सेंचुरी में आता है। कौन इंट्रोड्यूस कराता है? सर थॉमस यार्ड। यहाँ पे मेरे लेक्चर देने के बावजूद भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं। और जब जो है फादर ऑफ सोनेट की बात आती तो फादर ऑफ सोनेट में वो सर थॉमस यार्ड को लगाते थे। नहीं, फादर ऑफ सोनेट का मतलब ये हो गया पेट्रार्च है। और जब ये क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड, तब कौन आएगा? सर थॉमस यॉट, WYATT, 16 सेंचुरी पोएट, 16वीं शताब्दी के पोएट, उन्होंने उसको वहां पे लाया। सर थॉमस यार्ड ने जब सोनेट को वहां पर लाते हैं तो यू विल कम टू नो कि वह जो सोनेट है उन्होंने उसी पैटर्न को अडॉप्ट किया जो पेट्रार्च ने लाया था। मतलब क्या? ऑक्टेव, सेस्टेट, राइम स्कीम, ए बी बी ए सी डी, यही पैटर्न चलता है। बाद में सोनेट के पैटर्न पे तब्दीली लाते हैं। कौन लाते हैं? सर थॉमस यार्ड के कंटेम्प्रेरी हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे। हेनरी नाम है, हेनरी होवर्ड। अर्ल ऑफ सरे टाइटल है, अर्ल गवर्नर, सरे जगह के। तो उस सरे नाम की जगह के गवर्नर, उनका नाम क्या था? हेनरी होवर्ड था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनता है कि उन्होंने क्या तब्दीली लाई, व्हाट द चेंजेस वाज ब्रॉट बाय दैट मैन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट। उन्होंने ये लाया कि ऑक्टेव और पैटर्न के, ऑक्टेव और सेस्टेट का जो पैटर्न था, जो पेट्रार्च ने शुरू किया था, सर थॉमस यार्ड ने जिसको फॉलो किया था, उस पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया। और जो सोनेट उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। क्वार्टेंट मीन्स 4 लाइन स्टैंजा, कपलेट मीन्स 2 लाइन, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। और राइम पैटर्न भी चेंज कर दिया। राइम पैटर्न क्या कर दिए? ए बी, सी डी, ई एफ जी। बाद में इसी पैटर्न को विलियम शेक्सपियर फॉलो करते हैं जब वो 154 सोनेट लिखते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उतना मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि मैंने क्या बताया है। आप सबने सुना है और मुझे लगता है कि एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या बातें बताई गई हैं, सबको याद है कि क्या क्या चीजें रही हैं। तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन सब लूंगा, फिर मैं सोनेट के दूसरे हिस्से पर बात करूंगा जो शेक्सपियर से शुरू होगा। मैं रकीम जी आपसे जानना चाहूंगा कि कर्टल सोनेट कितने लाइन का होता है? सर 10.5 लाइन का होता है, या फिर समटाइम्स 10 एंड 11 लाइन में भी पढ़ा जाता है। 10.5 लाइन, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। यस। रकीम जी से मेरा क्वेश्चन था कि रकीम जी कर्टल सोनेट, CURTAIL, कर्टल सोनेट कितने लाइन का होता है? तो रकीम जी ने कहा जो कर्टल सोनेट है वह 10.5 लाइन का होता है। मैं शादाब भाई से जानना चाहूंगा कि शादाब भाई जो कर्टल सोनेट है इसको मार्केट में कौन लाया? उस पोएट का क्या नाम है? हु ब्रॉट कर्टल सोनेट? शादाब भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। तो हेलो सर, आ रही है जी, आवाज? अब आ रही है। सर GF हॉपकिंस वाह, मॉडर्न एज या से बिलोंग करते GM हॉपकिंस ने लाया। मेरा दूसरा क्वेश्चन था शादाब भाई से, या म्यूट कर लिए शादाब भाई, आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए। शादाब भाई से मेरा क्वेश्चन ये था कि कर्टल सोनेट को मार्केट में किसने लाया? तो GM हॉपकिंस ने लाया, जीरार्ड मैनले हॉपकिंस, जो मॉडर्न एज के पोएट है। और आपको पता है कि वो मॉडर्न एज के फर्स्ट पोएट है। ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न एज की पोइट्री उन्हीं से शुरू होती है। इसके अलावा उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट दिया था, थियरी ऑफ इंस्केप उन्होंने दिया था। तो ये मैं बाद में डिफाइन करूंगा क्योंकि आज का टेस्ट सोनेट से है और सोनेट्स को लेकर के ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं तीसरा क्वेश्चन गोपाल भाई से लेना चाहूंगा कि गोपाल भाई जो कर्टल सोनेट जो 10.5 लाइन का है जिसे GM हॉपकिंस ने यूज किया, जो मॉडर्न एज के पोएट थे,
उसका कोई आप एक एग्जाम्पल, जो अभी मैंने अपने लेक्चर में बताया, आप बताइए। यस सर, पाइड ब्यूटी सर। एग्जैक्टली, पाइड ब्यूटी, PIED BEAUTY, पाइड ब्यूटी। अगर एक क्वेश्चन आता है कि पाइड ब्यूटी में किसके बारे में बात की गई है, तो पाइड ब्यूटी में देयर इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा की गई है फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस खूबसूरत वर्ल्ड को बनाने के लिए। पाइड का मतलब है वेरियस ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड। कुछ चीजें साइज में बड़ी हैं, कुछ चीजें छोटी हैं, कुछ चीजें डैजलिंग है, कुछ में डिम लाइट है, कुछ चीजें जो है आप कह सकते हैं कलरफुल है, और कुछ चीजों में जो है नहीं है। सो इन यू फाइंड दीज थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जब आप इन सारी चीजों को लेंगे तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आएगा। आई थिंक कि ये चीजें रही हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन को हमने लिया। अब मैं शीतल जी से जानना चाहूंगा कि शीतल जी, सोनेट का सबसे पहली बार यूज किस वतन में हुआ था और किस पोएट ने किया है? सर सबसे पहले यूज इटली में ओरिजिन हुआ, और या पेट्रार्क हैं, उन्होंने यूज किया अपनी बिलेव्ड के लिए, बहुत अच्छा ल्योरा के कि लिए। अपनी बिलव लाउरा के लिए। तो इस तरह से शीतल जी ने ये बताया कि पेट्रार्च नाम के पोएट जो इटली में है 14 सेंचुरी के, उन्होंने सोनेट का सबसे पहली बार यूज किया था, या उन्होंने उसको मार्केट में लाए। और जो सोनेट उन्होंने मार्केट में लाया वह 14 लाइंस का था। उन्होंने अपना सोनेट किसको डेडिकेट किया है या किसको सोनेट में एड्रेस किया है? अपनी बिलव्ड लाउरा को। दीज पॉइंट्स यूज है, ठीक है, ओके गुड। मैं ममता जी से जानना चाहूंगा कि मैडम आप मुझे ये बताइए कि जब सोनेट जो है आपका पेट्रार्च ने 14 सेंचुरी इटली में शुरू किया, और इसी वजह से पेट्रार्च को फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है। ह्यूमैनिस्ट वह होता है जिसकी सोच मानवतावादी होती है, वन हु बिलीव्स इन ह्यूमनिज्म, एनीवन who believes and practice that ideology in his life, that is known as humanist। जैसे किसी को लिंग्विस्ट कहा जाता है जो भाषा का जानकार हो, ऐसे ही जो ह्यूमनिस्ट होता है, वन हु बिलीव्स इन ह्यूमनिज्म, नॉट ओनली बिलीव्ड बट आल्सो राइट्स अबाउट ह्यूमनिज्म, टॉक्स अबाउट ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म में क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लव है, ब्यूटी है, सबको सम्मान दिया जाए, सबका जो है एक इम्पोर्टेंस है, इस तरह की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो उनकी सोनेट का थीम क्या है और उनकी सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? दो क्वेश्चन है ममता जी। पेट्रार्च की सोनेट का थीम क्या है और पेट्रार्च की सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? सोनिया जी या ममता जी ने ऑन किया? ABBA CDC। आई थिंक कि ममता जी बता रहे हैं कि उस सोनेट का जो स्ट्रक्चर है ABBA CDE समटाइम्स CDC, उन्होंने राइम पैटर्न को लेकर के बात की है, ठीक है, दैट्स गुड। थीम को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या बताएंगे? इफ आई टॉक विद यू अबाउट थीम, उनका जो थीम रहा है लव रहा है, लव एंड ब्यूटी। और जो ब्यूटी उन्होंने पेश की है वह एंजेलिक फिगर, एंजेलिक फिगर ऑफ बिलव्ड या गॉडेस फिगर ऑफ बिलव्ड। उनके ब्यूटी में पैशन नहीं है, लस्ट। या पहले आप म्यूट कर लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, म्यूट करिए मैडम। ये मैं सबको बता रहा हूं कि जो बात जो है पेट्रार्च ने लेकर के कहा है, खासकर ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। यू विल कम टू नो कि देयर इज नो पैशन, देयर इज नो लस्ट, there is no physical appearance, but you find what you find? गॉडेस फिगर ऑफ बिलव्ड और एंजेलिक फिगर। गॉडेस फिगर या एंजेलिक फिगर एक मासूमियत है, एक रिस्पेक्ट है, और लवर जो है इम्प्लोर करता है, रिक्वेस्ट करता है बिलव्ड से। दीज थिंग्स यू फाइंड इन द सोनेट्स ऑफ पेट्रार्च। तो पेट्रार्च 14 सेंचुरी पोएट इटली के, उन्होंने सोनेट को पहली बार दुनिया में लाया है। उन्होंने अपनी सोनेट लाउरा, अपनी बिलव्ड को एड्रेस किया हुआ, अपनी बिलव्ड का उन्होंने गॉडेस फिगर, एंजेलिक फिगर प्रेजेंट किया। और आप ये देखेंगे कि
Rhyme scheme ABBA, ABBA, CDE, CDE, sometimes CDC, CDC, these things. फिर सोनेट इंग्लैंड में आता है, किसके द्वारा? सर थॉमस यॉर्ट के द्वारा 16 सेंचुरी में, उनको लेके बात हो ही गई है। मैं अब सोनिया जी से जानना चाहूंगा कि सोनिया जी, जब सोनेट इंग्लैंड में आता है तो उस पार्टिकुलर सोनेट में अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड में तो इंट्रोड्यूस सर थॉमस यॉर्ट ने किया। सर थॉमस यॉर्ट ने पेट्रार्च के ही पैटर्न को फॉलो किया। पेट्रार्च का पैटर्न जो था वो अभी हम लोगों ने बताया, ऑक्टेव था, सेस्टेट है, राइम पैटर्न ममता जी ने बता दिया, थीम मैंने बता दिया। लेकिन एक आदमी ऐसे आते हैं जो पेट्रार्च के सोनेट के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो हु वाज दैट पोएट एंड व्हाट द चेंजेस वाज ब्रॉट बाय दैट मैन? Yes, sir. Henry Howard of Surrey changed the sonnet style, and it is three quatrain and one couplet. Three quatrains, 4 line stanza, and 2 line pair stanza. Rhyming like राइम इसकी जी. राइम इसकी Rhymes A B C D C D E F G G. ओके, गुड। सो इन दिस वे यू केम टू नो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सोनिया जी ने बताई है। वह बात उन्होंने क्या बताई है? वह बात उन्होंने बताई है कि सोनेट का जो स्ट्रक्चर था वो जो है कौन चेंज कर देता है? वो जो है इंग्लैंड के एक पोएट है जो कि सर थॉमस यॉर्ट के कंटेम्प्रेरी हैं, जिनका नाम हेनरी होवर्ड अर्ला सरे है। उन्होंने क्या किया था? सोनेट का स्ट्रक्चर चेंज किया। ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह उन्होंने किसका यूज किया? थ्री क्वार्टेंस का यूज किया और एक कपलेट का यूज किया। थ्री क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा, थ्री क्वार्टेंस हो जाएगा तो टोटल 12 लाइन्स, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, तो 12 2 14 लाइनें, 14 ही है। लाइनों को घटाया बढ़ाया नहीं गया। लेकिन पहले जो लाइनों का डिवीजन पेट्रार्च ने ऑक्टेव और सेस्टेट में किया था, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा, उस पार्टिकुलर चीज को अगर किसी ने घटाया है, बढ़ाया है या उसको स्ट्रक्चर को चेंज किया है, तो द क्रेडिट गोज टू हुम? इंग्लिश पोएट कंटेम्प्रेरी ऑफ सर थॉमस यॉर्ट, हेनरी होवर्ड अर्ला सरे, जिन्होंने थ्री क्वार्टेंस लाए हैं और एक कपलेट लाए। क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा, थ्री क्वार्टेन मीन्स 12 लाइन्स और कपलेट मीन्स 2 लाइन्स स्टैंजा, 12 + 2 बराबर 14। एंड यू विल कम टू नो राइम पैटर्न क्या रहा? ए बी सी डी ई एफ जी जी, जिसको बाद में शेक्सपियर भी फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, या यहाँ तक इन चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया कि सोनेट में ये चीजें रही हैं। लेकिन अब मैं दूसरे सेक्शन को लूंगा। दूसरे सेक्शन को लेने के बाद जो और लोग हैं मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। मेरा दूसरा सेक्शन जो है वो ये है कि अभी एक नाम लिया गया हेनरी होवर्ड अर्ला सरे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। हेनरी होवर्ड अर्ला सरे ही वो पहली शख्सियत है, द फर्स्ट मैन, वो पहली शख्सियत है जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि ब्लैंक वर्स का यूज पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में किया। मेरे शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले अगर किसी शख्स ने किया है तो वह कौन है? हेनरी होवर्ड अर्ला सरे। ये काम उन्होंने कब किया है? 1540 ईस्वी में किया हुआ है। किन किताबों में किया है? वर्जिल एक लैटिन पोएट या इटालियन पोएट जिन्होंने लैटिन भाषा में एनीड नाम का महाकाव्य लिखा था। उस महाकाव्य को 12 किताबों में बांटा गया था। उन 12 किताबों में से हेनरी होवर्ड अर्ला सरे ने 2 किताबों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया। जिन किताबों का उन्होंने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया उसमें बुक 2 एंड बुक 4 रही है। उन्हीं दोनों किताबों का ट्रांसलेशन करने में सबसे पहली बार हेनरी होवर्ड अर्ला सरे यूज्ड ब्लैंक वर्स। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, हेनरी होवर्ड अर्ला सरे not only changed the structure of sonnet, but the credit goes to that person, yeah, to that man who used blank words for the first time, as he translated the 2 books of Virgil's Aeneid, book 2 and book 4 from Latin into English in 1542 उन्होंने किया। तो 1540 में ये काम उन्होंने किया था। वर्जिल का जो एनीड है वह लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लिटरेरी एपिक का।
उसी लिटरेरी एपिक को जॉन मिल्टन ने फॉलो किया, क्या लिखने के लिए? पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए। जिस पैटर्न पे वो लिखा गया था कि 12 किताबों में है, लिटरेरी एपिक की जो खासियत होती है, वो सारा पैटर्न उन्होंने वहां पे किया इस तरह से। अब उसके बाद ब्लैंक वर्ड्स को ले करके मैं और कुछ चीजें बता दूं। जब ये बात आती है कि ब्लैंक वर्ड सबसे पहले ट्रेजिडी में किसमें यूज की गई है, तो ट्रेजिडी में जो ब्लैंक वर्ड्स यूज की गई है वह आपका कौन सा है? गार्बडक, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने भी यूज किया था, क्रिस्टोफर मार्लो ने भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स का जो यूज किया है उसका नाम, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया लेकिन उसका नाम जो है, अगर आप ये देखेंगे, बेन जॉनसन ने उसको माइटी लाइंस कहा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहीं पर इसी सेक्शन में डिस्कस कर ले रहा हूं। बेन जॉनसन ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो ब्लैंक वर्ड्स अपने ड्रामा में यूज किया, उसमें बॉम्बास्टिक स्पीच भी कहीं पे देखने को मिलती है, तो उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज किया बेन जॉनसन ने। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शेक्सपियर ने अपने प्ले में ट्रेजिडी कॉमेडी में यूज किया है। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, जो दो ग्रेट एपिक है, उसमें जो है किसने यूज किया है? जॉन मिल्टन ने यूज किया है। प्री रोमांटिक पोएट्स के पहले कवि जेम्स थॉमसन ने द सीजन में यूज किया है। रोमांटिक एज के सारे कवियों ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है। टिंटन अबे का क्वेश्चन पूछा गया कि टिंटन अबे किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। विक्टोरियन एज के ज्यादातर पोएट्स ने अपनी पोएम्स में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है। तो इसका मतलब कि ब्लैंक वर्ड्स विक्टोरियन एज में, एज ऑफ जॉन मिल्टन में, रोमांटिक एज में और साथ ही साथ विक्टोरियन एज में बहुत पॉपुलर हुआ, काफी पॉपुलर हुआ था। यहाँ पर अगर हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ना आते, नाम ना आता, तो शायद मैं इतना लंबी बात ना करता, लेकिन अगर बात करें तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन अंबिका जी से लेना चाहूंगा कि अंबिका जी आप ये बताइए कि हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोनेट को लेकर के? पहले तो आप केवल सोनेट का बात बताइए। जी सर, सबसे पहले तो इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया था। ठीक है जी, 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट में। ओके। राइम जी स्कीम सर, क्या और उन्होंने बदला? राइम स्कीम था AB CD EF GG। ओके गुड। राइम स्कीम AB CD EF GG। और उन्होंने थीम में भी परिवर्तन किया था। जो थीम पहले एंजेलिक फिगर ऑफ बिलव्ड था, गॉडेस फिगर ऑफ बिलव्ड था, अब जब बिलव्ड का पिक्चर या बिलव्ड का ब्यूटी बताई जाती है तो उसमें लस्ट और पैशन भी कुछ हद तक, मैं नहीं कहता एकदम से, कुछ हद तक देखने को मिल रहा है, कुछ हद तक देखने को मिल या। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा क्या उन्होंने 3 क्वार्टरेंस जब यूज किया, कपलेट यूज किया, तो क्वार्टरेन मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टरेन? सर 4 लाइन स्टैंजा जो पोएम होती है। कपलेट मीन्स क्या होता है? 2 लाइन। 2 लाइन्स स्टैंजा, 4 लाइन्स स्टैंजा और 2 लाइन्स स्टैंजा। ठीक है। यस राइम स्कीम आपने बताया AB CD EF GG। क्या इसको जो सर। है शेक्सपियर ने बाद में फॉलो किया है? यस सर, ओके ओके 154 सोनेट शेक्सपियर ने इसी पे लिखा हाँ हुआ है, 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट में। ठीक है ओके गुड। यहीं पे मैं एक चीज और डिस्कस कर लूं कि अगर आप देखेंगे कि सर थॉमस यॉट और हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने जो सोनेट लिखा, दोनों का मिला, चूंकि कंटेम्प्रेरी दोनों थे, एक ने तो पेट्रार्च को फॉलो किया, एक ने सोनेट में पूरा तब्दीली लाई। अंबिका जी आप म्यूट कर लिए, आंसर के बाद म्यूट कर। तो आप ये देखेंगे कि सर थॉमस यॉट और हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने सोनेट में जो भी तब्दीली, जो भी, एक ने पेट्रार्च को फॉलो किया, एक ने तब्दीली लाई, तो उनका जो कलेक्शन ऑफ सोनेट था वो 1557 ईस्वी में पब्लिश होता है। किसके नाम से? टॉटल्स मिस्सिलेनी के नाम से। TOTTLES, मिस्सिलेनी, MISCELLANY। टॉटल्स मिस्सिलेनी, वह जिस नाम से पब्लिश होता है उसका नाम क्या रखा गया है?
टॉटल्स मिससिलेनी के नाम से पब्लिश होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 1557 में, मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एट अ ग्लांस में जा सकिए तो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। एक चीज मैं आपको यही डिस्कस कर देना चाहता हूं जब ये बात चल रही है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, सबको पता होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है, 2016 के पेपर से ही चेंज हो गया है। कई लोग जुड़े हुए जो अनुभवी हैं जानते भी हैं। कलेक्शन ऑफ सॉनेट आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका रहा है। जैसे टॉटल्स मिससिलेनी किसका है, टॉटल्स मिससिलेनी आपका हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सरे का है। टॉटल पब्लिशर का नाम था, 1557 जिसने पब्लिश किया, टॉटल पब्लिशर का नाम था, उसके नाम पर टॉटल ने मिससिलेनी करते मिला दिया दो लोगों के सॉनेट के कलेक्शन ऑफ सॉनेट को, 1557 में आया। यहीं पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट आता है जिसको जो है सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, जिसका नाम है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। अब मैं सारे कलेक्शन की बात कर दे रहा हूं। सर फिलिप सिडनी ने लिखा है जिसका नाम है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। एस्ट्राफेल सिडनी का नाम है, स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम है, जिनका नाम ओरिजिनल नेम था पेनिलोप डेवरेक्स करके था। एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट आता है एमोरिटी, जो एडमंड स्पेंसर का है, जो उन्होंने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस किया हुआ है। शेक्सपियर का कलेक्शन ऑफ सॉनेट 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है टॉमस थार्पे के द्वारा, जिसमें 154 सॉनेट है, जिसमें उन्होंने किसको एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने जो है WH को, उनके दोस्त डार्क लेडी और क्यूपिड को एड्रेस किया था। 1 से लेकर 126, 127 से 152, उसके बाद जो है लास्ट के दो 153 और 54 क्यूपिड को। टॉमस थार्पे 1609 ईस्वी में आता है। उसके बाद एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट आता है जो जॉन डन का जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, वो अगर आप देखेंगे वो कब आता है, यू विल कम टू नो, सॉरी कब आने का मतलब नाम क्या उसका है, उसका नाम है हॉली सॉनेट, HOLY, हॉली सॉनेट। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जॉन मिल्टन का है, उनका कलेक्शन ऑफ सॉनेट एक जगह नहीं, अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन आपको मैंने जॉन मिल्टन पढ़ाया था तब मैंने बताया था 2-3 सॉनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक उन्होंने लिखा था अपनी वाइफ की डेथ पर, और मुझे जहां तक याद है मेरी पॉवेल शायद उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ पर उन्होंने लिखा हुआ था ऑन द डिसीज ऑफ हिज वाइफ, कैथरीन वुडकॉक, सॉरी हाँ सेकंड कैथरीन वुडकॉक। बल्कि मैंने बताया भी था कि कॉक याद रखेंगे तो आ जाएगा, हम ही भूल गए। देखिए इसीलिए अब हमारा उम्र ज्यादा हो रही है, हम 100 साल से ज्यादा के हो गए इस वजह से। आप लोग अभी यंग है, च्यवनप्राश खा रहे हैं, और बाबा रामदेव जी का भी। तो कैथरीन वुडकॉक को लेकर के बात हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को हमें लेना है। एक और पॉइंट अगर आपको याद होगा कि मासेकर से रिलेटेड उनका सॉनेट था, उसका मैंने जिक्र किया था, जहां पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन का जो सॉनेट है पेट्रार्चन मॉडल पर रहा है। शेक्सपियर का सॉनेट पेट्रार्चन मॉडल पर नहीं, वो हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे के मॉडल पर रहा, 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट। जब आप और आगे चलते हैं तब जो है देखते हैं कि रेस्टोरेशन एज में सॉनेट उतना नहीं रहा है, ऑगस्टन एज में सॉनेट नहीं रहा है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में नहीं रहा है, लेकिन वर्ड्सवर्थ के जमाने में सॉनेट फिर आता है, जिसमें डडन सॉनेट, रिवर डडन के नाम पर रहा था, वहां पे आपको पता है। उसके अलावा कुछ उनका इंडिविजुअल सॉनेट था, मिल्टन और लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो हम लोगों ने डिटेल में जिक्र किया था। और भी उस एज में कुछ सॉनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जब और आगे बढ़ते हैं तो विक्टोरियन एज में पुर्तगीज Sir, सॉनेट बड़ा how many फेमस sonnets हुआ were there, sir, in the Dardan इन series? विच 523 सॉनेट्स, 523 सॉनेट्स हैं। एंड यू कम टू नो कि उसके बाद जो है सॉनेट का कलेक्शन पुर्तगीज सॉनेट के नाम से आता है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो पोएट है, उनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रही है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग में आपको देखने को मिलेगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का कलेक्शन ऑफ सॉनेट, पुर्तगीज सॉनेट। फिर मॉडर्न एज में मैंने अभी आपको जिक्र किया था कार्टर सॉनेट को लेकर के, 10.5 लाइन्स का, जिसमें पाइट ब्यूटी, GM हॉपकिंस का जिक्र रहा है। इस तरह से मैंने मोटी मोटी बातें की, ऐसा नहीं कि सॉनेट पूरा कंप्लीट हो गया।
मैंने बताया आपसे कि मैंने मोटी मोटी बातें आपको सोनेट में किया हुआ है, और ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि अगर इसमें से ये देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट रहा, ये आपको पता हो कि इनमें से ये इनकरेक्ट, अगर आपको कलेक्शन पता रहेगा तो वो चीजें हम कर ले जाएंगे। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, जब आप इन सॉनेट्स को कवर करते हैं तो इंडिविजुअल सॉनेट पर आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है। जैसे लंदन और मिल्टन 1802, किसके बारे में है? जॉन मिल्टन के बारे में। उसमें क्या कहा गया है? मिल्टन, thou should be living at this hour, thy soul was like a star, drill apart, all these lines। तो उसमें हमने बात किया था, लिखाया, या the world is too much with us की they don't behold the beauty of nature, late and soon, spending, earning only money, all these things we find, कि इसको लेकर के बात हुई है वहां पर। उसके अलावा अगर आपको याद होगा, एक मैंने और आपसे जिक्र किया हुआ था कि अगर आप देखेंगे तो टू शेक्सपियर या शेक्सपियर करके मैथ्यू अर्नॉल्ड का सोनेट है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। कई बार ये सब अगर आप माइंड में रखेंगे कि कितना सिस्टमेटिक ढंग से हम चीजों को कर लें। जैसे 1 घंटे की क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीजें सोनेट से रिलेटेड वो हम एक जगह कर दें। ऐसे ही आपको क्या करना है, टुडे यू हैव टू गो विद दिस थिंग। आज आपको सोनेट पूरा कवर करना है। सोनेट से रिलेटेड 2 लेक्चर मेरे पहले पड़े हुए हैं, मैं वो भी आज आपको इंडिविजुअली फिर शेयर कर दूंगा उसको, ताकि आप उसको ग्रुप में देख सकें, केवल एक टॉपिक को जिसको मैं कराऊंगा। तो कहीं से भी हमें कोई मौका छोड़ना नहीं। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी करके चलेंगे तो कम समय में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हम लोग कर लेंगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि व्हाट वी हैव टू गो विद दिस पॉइंट, कि कलेक्शन ऑफ सोनेट बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल सोनेट का जरूरी है। फिर सोनेट का जो पैटर्न शेक्सपियर में जो चेंजेस आया है उसके बारे में जरूरी है जानना। बाकी मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको क्या बताया कि मीन्स यू कैन जस्ट से एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताया कि के साथ साथ मैंने ब्लैंक वर्ड्स का जिक्र किया, क्योंकि हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे का कंट्रीब्यूशन ब्लैंक वर्ड से रहा, इसलिए मैंने वहां पे जिक्र किया। तो इतना चीजें। तो अंबिका जी ने जो अभी बताया था वो सोनेट को लेकर के बताया था, हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे का क्या कंट्रीब्यूशन है। सर्वेश बाद जी ज्वाइन किए। सर्वेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ब्लैंक वर्ड। सर्वेश जी, आवाज मेरी जा रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बताइए। गुड मॉर्निंग। अर्लाफ सरे ये इन्होंने पैटर्न चेंज किया था एक तो, आई एम और नॉट आस्किंग, वो चीज उन्होंने जवाब दे दिया है अंबिका ने। आपने मुझे मेरा क्वेश्चन नहीं सुना। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे का कंट्रीब्यूशन ब्लैंक वर्ड्स में क्या है, क्या आप जानते हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जब मैंने पढ़ाया था तो आपने सेशन ज्वाइन किया था? यस सर। तो उन्होंने क्या किया था ब्लैंक वर्ड्स में, हेनरी हावर्ड अर्लाफ सरे ने? कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। विनोद जी आप हाँ बताइए सर्वेश, बताइए। पहली बार उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज किया था, मतलब फर्स्ट टाइम। पहले ठीक है, पोएट थे एक पॉइंट ये बनता है। यस सर। पहले पोएट थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। ब्लैंक वर्ड्स की डिफिनीशन क्या है? 1540 में किया था इन्होंने। और आप म्यूट कर लीजिए। विनोद जी आप बताइए। आवाज आपकी नहीं आ रही है विनोद जी, नॉट गेटिंग योर वॉइस। म्यूट कर ली। सारिका मैडम, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली जुड़ी है मैडम। यस सर। जी बताइए। सर, ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। ब्लैंक वर्ड्स आयम्बिक पेंटामीटर में, या सबसे पहला, या आप जितना बोलेंगे मैं रिवाइज करता चलूंगा। लेट मी टाइम, हाँ या प्लीज गिव मी टाइम।
एक तो मैडम ने बताया कि ब्लैंक वर्ड्स आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, ज्यादातर जगहों पे ऐसा रहा है, एकदम कंपलसरी नहीं रहा है, लेकिन इससे जरूर कंपलसरी है कि आयाम्बिक मीटर में होता है, पेंटामीटर ज्यादातर यूज किया गया है। तो एक तो खासियत यह है ब्लैंक वर्ड्स का कि ब्लैंक वर्ड्स आयाम्बिक मीटर में होता है और इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादातर आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। और दूसरा पॉइंट मैडम? सर दूसरा ये मीटर होता है बट इस राइम स्कीम इसकी मींस अनराइम्ड होता है। अनराइम्ड होती, सबसे बड़ी खासियत। सर्वेश जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? यस सर। हाँ, ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यही आपसे जानना चाहता था कि ब्लैंक वर्ड जो होता है वह अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है, उसमें राइम पैटर्न नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली बात तो ब्लैंक वर्ड्स आयाम्बिक मीटर में होता है, ज्यादातर आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। दूसरा चीज ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म में होता है। हाँ, तीसरा चीज बताइए मैडम ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। सर मोस्टली ये प्लेस को लिखने में यूज होता है। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए। ठीक, गुड। अब मैं एक एक क्वेश्चन जो है लूंगा। कमलेश भाई, आवाज जा रही है? कमलेश भाई, आवाज आ रही है? हाँ, सबसे आवाज पहला आ तो रही है ये सर? क्वेश्चन में गेटिंग योर वॉइस, ओके गुड। मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो केवल सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने कब यूज किया है और कौन से वर्क में यूज किया है? सबसे पहले इन फोर्थ में नंबर पीरियड एंड सबसे पहले वर्जिल एनीड की बुक आती है, वर्जिल की जो एनीड है उसमें यूज करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ बुक में। बहुत अच्छा, सेकंड एंड ब्लैक फोर्थ में, वर्ड्स। बिल्कुल। और डेट कौन सी रही है? डेट ये 1540 सर। गुड, प्लीज 1540 म्यूट। में यूज करते हैं इसको। हाँ, बहुत अच्छा, प्लीज म्यूट। तो आपने देखा कि कमलेश जी ने ये बताया कि उन्होंने सबसे पहले, उन्हों का मतलब हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने ब्लैंक वर्ड्स का सबसे पहले जो यूज किए हैं 1540 ईस्वी में किए हुए हैं। और 1540 ईस्वी में जो उन्होंने यूज किया है, किस पर किए हैं? वर्जिल का एनीड बुक सेकेंड एंड बुक फोर्थ। उसके पहले मैडम ने बताया था कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। ब्लैंक वर्ड्स आयाम्बिक मीटर में, स्पेशली आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। ब्लैंक वर्ड्स का यूज जो है कई जगहों पर किया गया, शेक्सपियर ने भी किया है, रोमांटिक एज के पोएट्स ने किया है, विक्टोरियन एज के पोएट्स ने किया हुआ है, ज्यादातर वर्क में रहा है। अब मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा। सुनील जी, यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो ड्रामा में भी यूज किया गया, ट्रेजिडी में, गार्वडक में, जिसका नाम पॉरेक्स फारेक्स है, जो पहली ट्रेजिडी इंग्लिश की रही है, और जो कि टॉमस सेक्विल टॉमस नॉर्टन ने लिखा। लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर ने, जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, उन्होंने भी यूज किया है अपने प्लेज में। लेकिन उसी ब्लैंक वर्ड को बेन जॉनसन ने क्या कहा है, स्पेशली जो क्रिस्टोफर मार्लो, या क्या कहा है? माइटी मार्लो सर। माइटी मार्लो एंड माइटी लाइन्स। यस सर, माइटी लाइन्स। माइटी लाइन्स, माइटी मार्लो ना कह के उन्होंने माइटी लाइन्स उन्होंने कहा। हाँ, तो हमें ये ध्यान में रखना कि जो सुनील जी ने बताया है कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज क्रिस्टोफर मार्लो ने भी किया है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने जब उसको अपने प्ले में यूज करते हैं तो उसको जो है बेन जॉनसन, जो पहले लाउरिएट पोएट है, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़े हुए हैं, जो शेक्सपियर के समय के ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे या उनके मरने के बाद भी ग्रेट ड्रामेटिस्ट में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा यूज की गई लाइंस को क्या कहा? माइटी लाइंस कहा। एक चीज ध्यान में रखना है। मैं मिथिलेश भाई से मैं मुखातिब, सुनील जी म्यूट कर लीजिए। ओके सर। मिथिलेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्री रोमांटिक एज का वह पहला पोएट जिसने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया, मैं देखिए ध्यान में मेरी बात, मैं मिथिलेश भाई को नहीं कर रहा हूं, और लोगों को। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्री रोमांटिक एज का पहला पोएट जिसने ब्लैंक वर्ड्स का यूज अपनी पोयम में किया है।
फिलिप सिडनी सर, स्ट्राफल एंड स्टीला। फिर से, मैं हेलो प्री रोमांटिक एज की बात कर रहा हूँ, मैं प्री रोमांटिक एज। सर, थॉमसन इन द यस सीजन। एग्जैक्टली, जेम्स टॉमसन ने द सीजन में यूज किया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि प्री रोमांटिक एज के पहले पोएट जिनका नाम जेम्स टॉमसन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, हर आदमी नोट कर ले और दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। जेम्स टॉमसन प्री रोमांटिक एज के पहले पोएट्स हैं, उन्होंने जो है क्या किया है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज द सीजन में किया है। तो कई क्वेश्चन बनता है, एक तो प्री रोमांटिक पोएट्स के, प्री रोमांटिक एज के जो ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं या जो एज रहा है, उसके पहले पोएट जेम्स टॉमसन रहे, उनकी क्रिएशन का क्या नाम है, द सीजन है, जो कलेक्शन ऑफ पोयम है। 1726 में लिखना शुरू करते हैं, 1730 में कंप्लीट होती है। और आप ये देखेंगे कि उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज उसमें उन्होंने किया। मैं मिथिलेश भाई से एक और चीज जानना चाहूंगा कि जो पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन्ड है, वो किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड सर। ओके, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। एक और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टेनिसन का वर्क है द इडल्स ऑफ द किंग, IDYLLS, द इडल्स ऑफ द किंग, ये किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड सर। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक क्रिएशन है द रिंग एंड द बुक, ये किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड सर। ब्लैंक वर्ड्स में। ये मैं समझ लीजिए सबको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, एक आदमी से मैं पूछ रहा हूं, पर्पस सबके माइंड में आ जाए। उसके अलावा आपसे ही मिथिलेश भाई एक और मैं चीज जानना चाहता हूं कि टिंटन अबे जो विलियम रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक, मैं मिथिलेश भाई से ही जानना चाहता हूं कि वर्ड्सवर्थ का एक पोयम है टिंटन एबे, जिसको ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है, वह किसमें लिखी गई है? टिंटन एबे सर, ब्लैंक वर्ड सर। ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग सोनेट कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कवर कर रहे हैं, ब्लैंक वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। नाउ आरती मैडम के यहाँ प्रॉब्लम है माइक का। प्रिया, आवाज जा रही मेरी? प्रिया, ब्रजपाल भाई को आवाज जा रही है? हेलो हेलो। जी सर। हाँ सारिका मैडम। सर मुझे आवाज आ रही है इस समय, पूछ लीजिए। हाँ, अब बाद में मैं वापस आऊंगा, बाद में वापस आऊंगा आपके पास। ये इधर मैं कर लूं, फिर मैं जो लोग स्किप है मुझे याद है। प्रिया, आपको आवाज जा रही है? ब्रजपाल भाई, देखिए जितना जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यही चीज मैं एक बार किसी से पूछूंगा, मैं तुरंत उसको बाद में मूव कर जाऊंगा। अगर आप रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है या ठीक है। ब्रजपाल भाई की आवाज आ रही है। ब्रजपाल भाई, मेरा क्वेश्चन केवल ये है आपसे कि अभी तक हम लोगों ने ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के बात की है, ब्लैंक वर्ड्स को लगभग चीजें कवर हो गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट में क्या अंतर है? ये मैं पढ़ा चुका, बहुत कॉमन क्वेश्चन, अभी नहीं पढ़ाया हूं, बहुत पहले आपको पढ़ाया था या सबको पढ़ाया होगा लगभग। दोनों चीजों के बीच में अंतर क्या है, ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट में? एक शब्द में अगर एक क्वेश्चन आता तो आप क्या कहेंगे? सर ब्लैंक वर्ड्स तो सर आइमिक पेंटामीटर में होती है सर, अनराइम पैटर्न में अनराइम्ड यस, वर्ड्स होती है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। और हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट सर सर 4 लाइन्स सर, क्लियर नहीं हो पा रहा इसका हीरो कपलेट का। नहीं, आपको फिर से मैं बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है और हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। बस इतना ही किसी को बताना है, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाएगा चाहे एग्जामिनेशन में आएगा। दोनों में आयाम्बिक मीटर का यूज किया जाता है। ब्लैंक वर्ड्स में भी आयाम्बिक मीटर है, हीरोइक कपलेट में भी आयाम्बिक मीटर है, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है और हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। ब्रजपाल भाई, आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई?
जी सर, क्लियर। अब आप इसको जिंदगी में ना भूलिएगा, दोबारा क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा आपसे जो है, मैं नोट कर ले रहा हूँ अपनी डायरी पर, जिन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिए। डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन प्लीज। आपसे सारे लोगों से रिक्वेस्ट, नाम ब्रजपाल भाई का ही लिया जा रहा है लेकिन सबको ही, क्योंकि आदमी बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा है तो उम्मीद ये करता है कि आप उसको भूलेंगे नहीं। जी उसके बाद विनोद जी है। विनोद जी आवाज जा रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। सारिका मैडम, जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही है शायद हेलो नेटवर्किंग इशू हो सकता है। जी मैडम। हेलो। हाँ सर, आ रही हाँ आवाज आ रही है। मेरा मैडम क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक हम लोग सानेट को लेकर के बात कर रहे थे, मैं कुछ कलेक्शंस ऑफ सानेट का मैंने जिक्र किया था, वो मैं आपसे सब पूछता चल रहा हूँ। सबको केवल धैर्य से सुनना है, वो सबके लिए फायदेमंद है। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो कलेक्शन ऑफ सानेट एस्ट्राफेल एंड स्टेला है, यह किसका है? ये सर फिलिप सिडनी का है। सर फिलिप सिडनी का है। जिन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो है जवाब नहीं देना है, वो लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, बोलना नहीं है। अगर आपको आता है तो चैट बॉक्स में जवाब आप दे दीजिएगा, मैं वहां पे देख लूंगा कि कौन क्या जवाब दिया हुआ है। तो मैडम ने और ये बताया मेरा, हाँ बोलिए सर आप। मैडम ने ये बताया कि एस्ट्राफिल एंड स्टेला जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, यह किसका है? सर फिलिप सिडनी का है। मैडम आप ये बताइए एस्ट्राफिल किसके लिए आया है और स्टेला किसके लिए आया है? Strophel is used for Sydney and Stella used for his wife. या हिज वाइफ ऑफ बिलव्ड, या उनकी जो बिलव्ड है, उनकी बिलव्ड का क्या नाम था, ओरिजिनल नेम? सर मिस कर पेनिलोप रहे थे। डेवरेक्स। हाँ पेनिलोप डेवरेक्स। पेनिलोप डेवरेक्स। ठीक है, म्यूट कर लीजिए मैडम। अब मैं सबसे कलेक्शन ऑफ सॉनेट एक एक में लेने की कोशिश करूंगा। रकीम भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो सर फिलिप सिडनी ने जो सॉनेट लिखा उसका नाम है एस्ट्राफिल एंड स्टेला, जो पब्लिश होता है, जिसमें मुझे लगता है कि 108 सॉनेट है, सॉनेट साइकिल उसको कहा जाता है। अगर हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, सॉनेट साइकिल जो है इसका मतलब कि कलेक्शन ऑफ सॉनेट, सॉनेट का एक पूरा साइकिल वहां पे है, वो आता है, तो ये सॉनेट साइकिल का एग्जांपल है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद उसमें 108 सॉनेट है, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अगर मैं 108 यहाँ पे लाइव हूँ मैं कह रहा हूँ तो कल आप क्लेम करिए आपने कहा था। नहीं है सर। 108 sonnet and 11 songs. 108 सॉनेट्स एंड 11 सॉन्ग। अच्छा ओके। तो मैं, मेरा जो रकीम भाई से क्वेश्चन है कि रकीम भाई, माई क्वेश्चन केवल आपसे ये है कि ये पूरा कलेक्शन ऑफ सॉनेट एस्ट्राफेल, स्टेला, पेनिलोप डेवरेक्स और तमाम चीजों को मैडम ने वहां पे बताया, वो सब चीजें रही हैं। इन्हीं के ऊपर एक एलिजी, एस्ट्राफेल नाम की एलिजी भी लिखी गई है, जो किसकी डेथ पर लिखी गई है? आप कह सकते हैं कि सर फिलिप सिडनी, चूंकि एस्ट्राफेल सिडनी का नाम है। जो एस्ट्राफेल एलिजी है किसने लिखा है? हु रोट एस्ट्राफेल एलिजी जो लिखा है? रकीम भाई। सर स्पेंसर। या एग्जैक्टली, गुड। एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्राफेल नाम की एलिजी लिखा है। ये आपको ध्यान से समझ लेना, सबको नोट कर लेना, क्योंकि आज जो टॉपिक हो जाएगा वो एग्जामिनेशन के तक दोबारा नहीं हम लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा समय मैं आपका ले रहा हूं, लेकिन मैं अपना भी समय दे रहा हूं। आज आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। तो एक तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एस्ट्राफिल नाम का एलिजी किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी की मौत पर लिखा गया है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। रकीम भाई आपसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट कहा है? सर चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। ठीक है, गुड गुड, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। शादाब भाई से मैं मुखातिब हूं कि शादाब भाई की चार्ल्स लैम्ब को किसने प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा है? याद नहीं है सर, कोई ऑप्शन नहीं। वो कोई बात नहीं, ह्यूज वॉकर।
ह्यूज वॉकर, HUGH, ह्यूज वॉकर, WALKER। आप केवल हमेशा वॉक शब्द याद रखिएगा। जब भी प्रिंस एमंग एसेइस्ट की बात आएगी, हमें वॉक पर जाना है तो ह्यूज वॉकर याद आ जाएंगे। ह्यूज वॉकर बड़े उसमें। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया। मैं शादाब भाई से ही मैं दूसरा क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि शादाब भाई, एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट आया है, उस कलेक्शन ऑफ सॉनेट का नाम एमोरिटी है, किसने लिखा है, उसमें कितना सॉनेट है और उसको किसको डेडिकेट किया गया? सर एडमंड स्पेंसर का है सर, इसमें 88 और इट इज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल। ओके, गुड गुड। तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि जो क्वेश्चन मैंने शादाब भाई से लिया वो क्वेश्चन ये था कि एमोरिटी नाम का सॉनेट जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है 88 सॉनेट है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है और किसको जो है डेडिकेट किया गया है, वो आपको जो है उनकी बिलव्ड रही है उनको डेडिकेट किया गया है। और जो बिलव्ड का नाम है अभी उन्होंने बताया ही कि आपका एलिजाबेथ बॉयल, वो उनको है। तो इन दिस वे मैं गोपाल भाई से हूँ कि गोपाल भाई, इसके अलावा एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट रहा है जो उसके बाद आता है, जिसका नाम है हॉली सॉनेट। हॉली सॉनेट किसने लिखा है? सर जॉन डन। गुड। हॉली सॉनेट जो है जॉन डन ने लिखा है। गोपाल भाई आपसे ही एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि डेथ शैल नॉट बी प्राउड, बड़ा फेमस सॉनेट है, BA वगैरह में ज्यादातर जगहों पे प्रिस्क्राइब्ड है। डेथ शैल नॉट बी प्राउड किसने लिखा? सर जॉन डन। जॉन डन, गुड, जॉन डन ने लिखा। ये दोनों क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। शीतल जी से मेरा क्वेश्चन है कि शीतल जी, जब आप और आगे बढ़ते हैं या सॉनेट की बात आती है तो आपको ये पता है कि जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। जॉन मिल्टन ने अपनी वाइफ कैथरीन वुडकॉक, जो उनकी सेकेंड वाइफ है, उनकी मौत पर एक सॉनेट लिखा है। उस सॉनेट का नाम क्या है? शीतल, तो आवाज आपकी आ रही है। ममता जी? On his deceased wife. ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर से मैं बता दूं कि जबकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था लेकिन वाइफ का नाम मैं भूल गया था। मुझे बार बार मेरी पावेल याद आ रही है। मेरी पावेल पे ना लिख करके यह सॉनेट उनकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक ऑन द डिसीज्ड ऑफ हिज वाइफ, एक सॉनेट का नाम है जो है जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। बाकी जो है हम सब लोगों को पता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका फेमस सॉनेट है, जिसकी बिगनिंग लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। उसमें वो कहते हैं कि हु इज द ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड, उस सब चीजों को लेकर के वो बात करते हैं। इसके बाद मैं सोनिया जी से जानना चाहूंगा। सोनिया जी? यस सर। बेटा, मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि जब जॉन मिल्टन को छोड़ दिया जाए, जॉन मिल्टन का सॉनेट पेट्रार्चन मॉडल पर रहा है, जो शेक्सपियर का सॉनेट है वो जो है 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है। पब्लिशर का नाम क्या है? सर थॉमस ट्रॉफी। गुड बेटा, थॉमस थॉमस थॉर्पे, THOMAS, थॉमस थॉर्पी, THORPE, 1609 ईस्वी में। अंबिका जी से मैं जानना चाहूंगा कि अंबिका जी, शेक्सपियर का जो सॉनेट 1609 में पब्लिश हुआ है, उनके सॉनेट का स्ट्रक्चर क्या था? उन्होंने 154 सॉनेट लिखा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? उन्होंने किसको फॉलो किया, प्लस उसका स्ट्रक्चर आप बताइए। जी सर, इन्होंने हेनरी हार्ड और लफरे को फॉलो किया था, जिन्होंने 3 क्वार्टेंस 1 कपलेट में लिखा हुआ था। 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट में लिखा था। गुड, बहुत अच्छा। 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। क्वार्टेन मींस 4 लाइन स्टैंजा। कपलेट मींस 2 कपलेट सर, 2 लाइन स्टैंजा। ऑक्टेव मींस 8 लाइन स्टैंजा। सेस्टेट मींस 6 लाइन स्टैंजा। ओके, गुड। टर्सेट मींस 6 लाइन स्टैंजा। 8 लाइन स्टैंजा। 6 लाइन स्टैंजा। 8 लाइन स्टैंजा। 6 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 लाइन स्टैंजा।
सर 3 lines stanza. three line, yes sir. 3 lines. Octave 8 lines stanza, sestet 6 lines stanza, tercet 3 lines stanza, chaucerian stanza 7 lines, Spenserian stanza 9 lines, Attva rima 8 lines, terza rima 3 lines. These things we find. मैं सर्वेश भाई से, सर्वेश भाई आवाज जा रही है? यस सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सोनेट की जो बात की है, खासकर मिल्टन तक हम लोगों ने अभी कवर किया है, अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो सोनेट तब भी लिखा गया है, खास करके रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज में डडन सोनेट आया हुआ है, तो डडन क्या है और किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय डडन? नो सर, याद नहीं आ रहा। डडन इज द नेम ऑफ द रिवर। डडन Yes, जो sir. है रिवर का नाम, डडन Yes, इज sir. द नेम ऑफ द रिवर। बस ये है कि बिग बाजार पे टिक ना लगा दीजिएगा। अच्छा, म्यूट करिए सारिका मैडम। सारिका मैडम हेलो जी। हेलो। मैडम एक आवाज आ रही है? मैडम आ रही। किस आदमी ने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लिखा है, जो पेट्रार्चन मॉडल पर है, जिसमें वह मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, लेट एंड सून वी आर ओनली इंगेज्ड आर बिजी टू अर्न एंड स्पेंड मनी। इट इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। उसमें जो है मैडम एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका, उसमें जो है दो जो है देवताओं का जिक्र किया गया है। एक देवता नेपच्यून है और दूसरे देवता प्रोटियस है। नेपच्यून कौन है और प्रोटियस कौन है? Neptune, sir, God. Neptune Yeah, is God. known God, sea god. सी गॉड, एग्जैक्टली। नेपच्यून जो है सी गॉड और प्रोटियस? Proteus. सर ऑप्शन दे दीजिए, मैं भूल गई हूँ। नो ऑप्शन नहीं, इतना लेक्चर देने के बाद नो ऑप्शन। प्रोटियस भी आप Proteus. एग्जैक्टली पहुंचे। वो भी सी गॉड है, हाफ मैन Horse, 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 horse. Sir, नॉट horse. हॉर्स, नॉट हाफ मैन हाफ फिश, जिसको हम लोग मरमेड कहा गया बाद में, प्रोटियस। वो भी सी गॉड, Proteus. हाफ मैन हाफ फिश, जिसको कि मरमेड भी कहा जाता है, उनका जिक्र है। और इन दोनों को जिक्र करने का मतलब है कि वो ये कहते हैं कि वो प्रिमिटिव कल्चर ऑफ वर्शिपिंग में चले जाएंगे। इसमें चले जाएंगे प्रिमिटिव कल्चर ऑफ वर्शिपिंग में। ओके, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली जुड़ी है। मनोज शुक्ला भाई, मैडम आवाज जा रही है? मैडम यस सर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। सर फ्रॉम द सोनेट मिल्टन, लंदन 1802। किसने लिखा है सोनेट को? इट इज वर्ड्सवर्थ। इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो लाइनें हैं, मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, thy soul was like a star and dwell apart, you find that these beautiful lines have been taken from William Wordsworth's sonnet Milton or London 1802, and that sonnet is a tribute to a well-known English poet John Milton of Puritan age। तो आपने सही बताया मैडम। मैं कमलेश भाई आवाज जा रही है? कमलेश भाई? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ओके, एक लाइन है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये लाइन किसकी है, कहाँ से ली गई है? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। ओके, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कम से कम आनिश में आप बता रहे हैं। सुनील जी सर कहाँ से है?
ये सर मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है सर चासर को। ओ माय गॉड, आप इतना ब्लंडर करेंगे ऐसा उम्मीद नहीं। नहीं सर, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर। कोई बात नहीं, मिथिलेश भाई आप म्यूट कर लीजिए। मिथिलेश भाई अभी अभी सर आ नहीं रहा है। ये लाइन किसका है? अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। सुनील जी ने तो एक चीज बहुत सही बताया कि ये लाइन मैथ्यू अर्नाल्ड का है, लेकिन ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने किसके बारे में कहा है? यस सर, याद आ गया, शेक्सपियर को कहा है सर। विलियम शेक्सपियर। यस एग्जैक्टली, गुड। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, यह जो है बात शेक्सपियर को लेकर के कही गई है। और किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। और वो कहते हैं कि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जब मैं आपके बारे में किसी क्रिटिक से या किसी से पूछता हूं तो हमारे क्वेश्चन का जवाब देने से कतराते हैं, और आपका आर्ट तो फ्री है, कोई उस पर जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता। या गुड। प्रिया जी, प्रिया जी या अभी आई बिटिया आवाज? हाँ, मेरा क्वेश्चन बेटा है कि कार्टर सॉनेट, हाँ कार्टर सॉनेट क्या है? व्हाट इज कार्टर सॉनेट? नहीं पता सर इतना। ओके बेटा, कोई बात नहीं। विनोद जी, दोनों विनोद से क्वेश्चन। हाँ विनोद फर्स्ट एंड सेकंड। विनोद जी की आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कहिए विनोद जी, बोलिए। नॉट गेटिंग योर वॉइस। ओके रकीम जी। यस सर, जेम हॉप्किन ने लिखा है सर, और ये 10 वन हाफ लाइन में होता है। ओके गुड। ब्रजपाल भाई आवाज जा रही है? ब्रजपाल भाई आवाज आपकी नहीं आ रही, कुछ आप बोलिए तब मैं क्वेश्चन करूं। नो, पता नहीं क्या है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो मैं शादाब भाई से ही लेना चाहूंगा कि शादाब भाई, एक पुर्तगीज सॉनेट है, पुर्तगीज सॉनेट को किसने लिखा है? और मीन्स किसने लिखा है और किस एज की वो पोएटेस है? सिग्नल मैंने दे दिया आपको, पोएटेस जी। सर ये एलिजाबेथ रॉबर्ट ब्राउनी की वाइफ हैं, एलिजाबेथ ब्राउनी ऐसे या कुछ करके। गुड। एलिजाबेथ उन्होंने लिखा बैरेट ब्राउनिंग, या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उन्होंने इस सॉनेट को लिखा हुआ है। और यह वो जो है वाइफ रही है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो ऑप्टिमिस्टिक पोएट रहे। इसका मतलब ये किस एज की रही? विक्टोरियन एज की। तो इन दिस वे हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा का पूरा कंक्लूजन कर दिया है। लेकिन मैं आपको फिर से जाते जाते बता दूं जी, गोपाल जी सही Sir, LRD, yes, a cynical sir on Shakespearean comedy. What did he say, sir? Or what did he write? Allardyce What Nicole. did? Yes, yes. The name of the book is Shakespearean Comedy. Allardyce Nicole, ALLARDYC. Allardyce Nicole, NICOLL. Nicole. और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो मैं आज 2 वीडियो शेयर करूंगा, ये तो आपने अटेंड किया ही है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें मैंने पहले लेक्चर दिया था। सर वो देखने के लिए समय नहीं होगा सर। हाँ एक्चुअली में देखिए, जो लोग कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आपने यहाँ से इतना अटेंड कर लिया, इतना बहुत सारी चीजें अगर देख पाते हैं तो सो फार सो गुड है। नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ और लोग अगर देख सकते हैं तो उनके लिए हो जाएगा। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बुक में पेज नंबर 59 पर एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। और अंडरस्टैंडिंग पोइट्री में जब आप खोलेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कि पहले ओड का जिक्र है, ओड के बाद आपका एलजी है, उसके बाद आपका ईडल है, ईडल के बाद जो है सोनेट है, थोड़ा सा वहां पे सोनेट का जिक्र है।
और उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है, एक टेबल है, अगर आपको समय मिलेगा तो वहां पे आप जा करके देख लीजिएगा, जो मुझे लगता है कि जरूरी है जानना। एक सेक्शन है जो मैं अभी बात आपसे कर रहा हूँ, जिसमें है डियर टाइटिल्स ऑफ एन हिस्ट्री एपिसोड। थर्टी वन पे 31 अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सॉनेट्स 367, ये पूरा लिस्ट दिया गया जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। पेज नंबर 367 पर आपको जाकर के, तो अगर आप 2 पेज देख लेंगे तो सॉनेट का सेक्शन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है वो जरूर कवर हो जाएगा। इतना चीज आपको करना है। इवनिंग में आज मैं फिर एक सेशन आपका लूंगा आज ही, और वो जो होगा वो केवल और केवल किस पर होगा, लिरिक पर होगा। तो अभी आपको जो तैयारी करनी है लिरिक पर करना है। इसके अलावा शिल्पी में या कहीं पर अगर आपको सॉनेट से क्वेश्चन और कुछ अलग से मिल जाता है तो अपनी नोटबुक में एक जगह नोट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग एक्टिव नहीं थे, एक्टिव हो और अच्छा और रिस्पॉन्स करें। चैट बॉक्स में कुछ चीजें आई है, शायद भाई का माइटी लाइन्स है, ठीक है, लोगों ने आंसर अपना दिया हुआ है। कुछ लोगों के यहाँ नेटवर्किंग इशू मुझे लगता है रहा है, नहीं बोल पाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर करेंगे और जल्दी से करेंगे तो चीजें, आप ये समझिए कि जितना फ्रूटफुल आपका ये 1 महीना होगा, इसमें आपका लेक्चर भी है, ओरल टेस्ट भी है। मैंने कहा मैं कुछ रिटेन कराऊंगा, अगर मैं रिटेन नहीं भी करा पाता हूँ तो ऐसा नहीं, यही क्वेश्चन मैं रिटेन वाले में भी पूछूंगा। तो अगर ओरल हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट ये भी है, इंट्रैक्शन है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, सो मेनी थिंग्स यू आर फाइंडिंग हियर। तो बी रेडी। शाम को भी मैं एक सेशन जरूर इंशाल्लाह करूंगा जो है। तो और बाकी और जो लोग होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को जरूर बता दीजिएगा। चैनल के बारे में ज्यादा ज्यादा बताइए। दूसरा चीज है कि अगर आप कोई वीडियो मेरा देखते हैं तो कमेंट लाइक जरूर कर दीजिए उस पे, जो भी टाइमिंग सर क्या रहेगी इवनिंग में सर? मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगा, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा वो 7 बजे के बाद होगा, शाम को जी सर, 7 के बाद। अब आपको पूरा है टाइम, आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, रेस्ट करिए। मुझे जो है 1 या 2 टॉपिक शाम को लेने दीजिए। जो और लोग होंगे उनको आप जरूर बता दीजिए। किसी को जस्ट लेट मी से समथिंग, किसी